आएगी। इस बाएं सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, पर तब मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निषिद्ध दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा न जान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और हमारे आज की फैकल्टी भी है सेकंड सेशन की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत मिली हुई है और ये सुविधा को इतनी ऊंचाई प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को हम आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का सपना देख रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आप जैसे सुधी श्रोताओं, सुधी थेरेपिस्ट के कारण ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, आस पड़ोस, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर हम लोगों ने पहले पढ़ लें उसको,
और हम लोग जब आयुर्वेद के सिद्धांतों को पढ़ लेंगे तो उसी के बाद आयुर्वेदिक की शुरुआत होती है। यानी आयुर्वेद के सिद्धांतों को जो वात पित्त कफ है या आयुर्वेद के अन्य सिद्धांत हैं, उनको उनके आधार पर चिकित्सा की डायग्नोसिस करना और ट्रीटमेंट करना एक्यूप्रेशर के माध्यम से, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग शेयर करते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग भारद्वाज, ये पुस्तक भारद्वाज है। हम लोग सेमेस्टर 2 में जब पहुंचेंगे तब भारद्वाज जी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा, लेकिन ये संक्षिप्त में बता दें कि ये भारद्वाज जी हैं जिन्होंने इस ज्ञान को भगवान इंद्र से प्राप्त किया और ये प्रयागराज के तट पर रहते थे, संगम तट पर, वहां इनका आश्रम था। तो वहां से इसकी धारा शुरू हुई है। तो हम लोग आ गए थे 3 सूत्रों में। 3 सूत्रों के आधार पर, 3 सूत्र कौन से हैं? हमारा पहला है हेतु सूत्र, कारण क्या है। दूसरा है लिंग सूत्र, क्या हमारे लक्षण आ रहे हैं। और तीसरा औषध सूत्र है, हमको क्या देना है। तो हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो औषध है वो हमारा है मैग्नेट्स और इन सबके एक्यू बिंदुओं पर हमारा प्रयोग, ये हमारे औषध है। और तो अब हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये हमारा हेतु सूत्र का कारण था। हेतु सूत्र माने था कि क्या कारण है, तो उसको हम लोगों ने कहा था काल, कर्म और असाध्य इंद्रियात संयोग, ये हमारा कारण था। इन्हीं के वजह से ही पूरी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे आ रहे हैं। इसमें सेमेस्टर 1 है, आपको ज्ञान पूरा मिलेगा लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में है। जब सेमेस्टर 2 में पहुंचेंगे तो यही सारा ज्ञान बढ़ जाएगा इन्हीं के। अब लिंग सूत्र माने क्या हुआ, यानी क्या लक्षण आते हैं। तो लक्षण के लिए उन्होंने बताया कि 5 बताए। तो पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति। थोड़ा सा अब यहां ध्यान दीजिएगा, सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे थेरेपिस्ट हैं, ध्यान दें। थोड़ा सा डिफरेंट किताब के हिसाब से और चरक संहिता के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। पूर्व रूप माने हुआ कि यदि अभी लक्षण पूरा प्रकट नहीं हुआ है और पहले से ही, यानी अंदर कोई रिएक्शन हो चुका है, अंदर कोई चीजें घटित हो चुकी है, लेकिन अभी बीमारी ने अपने को प्रकट नहीं किया है, ये पूर्व रूप है। अगर मॉडर्न साइंस में आप देखें तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर केमिकल चेंजेस हो चुके होंगे। ब्लड का आप जब कराएंगे टेस्ट तो बहुत से परिवर्तन हो चुके होंगे। जब आप अपने को चिकित्सा के लिए ले जाते, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर जब देखता है तो कहता है टेस्ट कराइए, तो तब टेस्ट में आपको समझ में आता है कि कोई परिवर्तन हो चुका है, लेकिन परिवर्तन इसके पहले हो चुके होते हैं। ये डॉक्टर वॉल का भी मत यही है। तो पूर्व वो हुआ कि अभी बीमारी ने अपने को प्रकट नहीं किया है, कोई लक्षण नहीं आ पाए, ये पूर्व रूप है। रूप माने अब लक्षण प्रकट होना शुरू हो गया है। तीसरा क्या है, संप्राप्ति। लास्ट में देखिएगा, पढ़िएगा, किताब सबके पास है। डॉक्टर कोमल, आज किताब आपके पास दिख रही है वही? यस सर, है मेरे पास, फर्स्ट वाली। हाँ जी। हाँ, अब उसमें वो पेज पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको। जी, तो जी। अब संप्राप्ति है। संप्राप्ति माने अब पूरा का पूरा लक्षण क्लियर हो चुका है आपके सारे शरीर में। संप्राप्ति, सारे जहां पर लक्षण दिखना चाहिए वो लक्षण अपने पूरे रूप में प्रकट हो चुका है। रूप में प्रकट हो रहा है, प्रकट थोड़ा हुआ है, लेकिन संप्राप्ति में पूरे रूप में आ चुका है वो। अब उसको आपको डायग्नोज करना सरल है, अब आपको जानना सरल है कि ये लक्षण क्या है।
अब देखिए उपशय और अनुपशय को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा बता दें। उपशय और अनुपशय कोई रूप या रूप लक्षण को नहीं बताते हैं। ये लक्षणों का चिन्ह नहीं है, ये लक्षणों के टेस्ट का चिन्ह है। लक्षणों के लक्षण क्या बीमारी है उसको कैसे पता करें, ये है। जैसे उपशय माने क्या हुआ, उपशय को समझिए, कोई बीमारी हुई है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए ठंडक की वजह से कोई बीमारी हुई है, ठंडक लग गई, ये बीमारी है। आप आए तो रूप जो भी हुआ हो, उपशय माने हुआ कि अब आपको कोई वैद्य, कोई चिकित्सक, कोई थेरेपिस्ट क्या करेगा कि आपको गर्म चीजें देना चाहेगा। तो गर्म चीजें अगर दिया, कंबल उड़ा दिया, आपको चाय पिला दिया, और अगर आपको यह ठंडक कम हो गई तो ये उसका टेस्ट है कि वास्तव में ठंडक लगी थी। उपशय माने कि जो व्याधि है, जो बीमारी है, उसके विपरीत चीजें देती। ठंडक लगी तो गर्मी दे दीजिए, गर्म चाय दे दीजिए, गर्म कॉफी दे दीजिए। तो ये उपशय माने हुआ कि जो बीमारी है उससे जस्ट उल्टा कोई चीज देते हैं। तो ये टेस्ट करते थे कि वास्तव में हम उसको बीमारी ही, ठंडक ही लगी है, ये तय कर लेते थे उपशय से। अनुपशय का अर्थ क्या है, अब उनको लगा कि ठंडक लगी है, तो अनुपशय का अर्थ ये हुआ कि उसमें उनको और ठंडी चीजें दे दें, ठंडी कॉफी दे दें, ठंडा जो है आपका आइसक्रीम दे दें, ठंडा बर्फ दे दें, और कहें कंबल हटा दो, कंबल अगर हो तो कंबल हटा दो। तो अगर उसमें बीमारी बढ़ जाए तो ये संकेत है कि ठंडक लगी है, तो ये अनुपशय है। यानी जो व्याधि आई है, जो बीमारी आई है, उसी के अनुरूप कोई चीज दे दीजिए तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये टेस्ट था कि ये बीमारी वास्तव में ठंडक की लगी, तो ये अनुपशय है। ये कहीं लक्षण नहीं है, बल्कि ये दो उपशय अनुपशय को आप टेस्ट मान के चलिए। तो अब इस लिंग सूत्र में ही दो तरह के हुए कि ये बीमारियां जो आई ये शारीरिक होंगी या मानसिक होगी, क्योंकि हमारा शरीर, मन, आत्मा, तीनों चीज जुड़ी हुई है ना। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को हम लोगों ने आयु कहा है। यानी आत्मा मन जरूर होगा, तो या तो शारीरिक बीमारी होगी और या मानसिक बीमारी होगी। तो अगर शारीरिक बीमारी है तो हमारे पास काल का वो वात, पित्त, कफ, तीन चीजें हैं। आयुर्वेद में कहा गया कि वात, पित्त, कफ, यानी वात माने जो तुरंत बीमारी आए वो वात है, जिसको हम लोग अगर चाइनीज की बात करें तो एक्यूट डिजीज के बारे में करेंगे। और पित्त माने सब एक्यूट, और कफ माने हमारा क्रॉनिक। तो शारीरिक में वात, पित्त, कफ तीनों के बैलेंस अगर नहीं है, वात में बैलेंस नहीं, पित्त में बैलेंस नहीं, कफ में, तो ये इस कारण भी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो मानसिक बीमारी है तो वो तीन उसके दोष माने गए हैं, रज, तम और सत्व। तो सत्व दोष नहीं है, सत्व जो है गुण है। सत्व गुण को प्राप्त करना है। आवाज आ रही है पूरी? जी सर, आवाज आ रही है। तो सत्व हमारा गुण है, सत्व कोई दोष नहीं है। रज और तम हमारे दोष है। रज और तम जो है हमको मन के दोष हैं, जिनकी वजह से सत्व नहीं आ पाता। सत्व क्वालिफाइंग स्टेट है। सत्व को गुण प्राप्त करने पर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अगर मोक्ष प्राप्त करना है, भारतीय परंपरा में, भारतीय दर्शन में मोक्ष की यानी आवागमन से मुक्ति मिलनी है अगर, तो आपको सत्व गुण प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष की ओर बढ़ सकेंगे। तो रज और तम हमारे मानसिक रोग हैं और हमको पाना है सत्व। तो ये इन कारणों से भी बीमारी आती है। द्रव्य, अब द्रव्य समझ लीजिए, ये औषध सूत्र है। तो द्रव्य क्या होगा, तीन तरह के द्रव्य होंगे। अब देखिए यहां भी समझ लीजिएगा
चरक 1 में कुछ डिफरेंट लिखा हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और ऐसा ही मानिएगा जो जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि चरक संहिता थोड़ा सा डिफरेंट कहती है। दोष शामक माने हुआ कि हमारे दोष क्या है, वात पित्त कफ, ये हमारे दोष है। तो इन दोष को शामक माने इनको शमन करना है, खत्म करना है। अगर वात में कोई गड़बड़ी हुई हो तो वात को ठीक कर लेना, पित्त में कोई गड़बड़ी हो तो पित्त में दोष ठीक कर लेना, कफ में कोई गड़बड़ी हुई हो तो कफ को ठीक कर लेना। ये दोष शामक, ये हमारे द्रव्य, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कि दोष नष्ट हो जाए, यानी कोई बात दोष हुआ हो तो बात दोष समाप्त हो जाए। ये ऐसे द्रव्य का भी खोज उन्होंने किया। दोष, इसको दोष शामक माने दोष को कम करने वाले, शमन करने वाले, नष्ट करने वाले। दूसरा क्या है, धातु प्रकोपक। अब इसको उल्टा कहीं लिखा होगा जरूर, चरक 1 में आप पढ़िएगा तो इसका उल्टा लिखा हुआ है। और वो भी बता दूं, पेज नंबर आपको किसी पेज नंबर में लिखा है। बहरहाल इसको आप समझिएगा, मैं अभी बताऊंगा उसमें जब सेकंड सेमेस्टर में। तो धातु प्रकोपक अर्थ ये है, प्रकोप माने प्रकोप बढ़ जाना। तो कुछ ऐसे द्रव्य हो सकते हैं जो धातुएं कौन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे धातुएं हैं। तो इन धातुओं का धातु प्रकोपक अर्थ है कि ऐसे द्रव्य भी होते हैं जो धातुओं को शमन में है, तो जो नॉर्मल सम अवस्था में है। सम अवस्था माने क्या हुआ कि हम बैलेंस फॉर्म में हैं। तो बैलेंस फॉर्म में जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनको प्रकोपित कर देना, उसको नाराज कर देना, उनको इम्बैलेंस फॉर्म में कर देना। ऐसे द्रव्य कोई हो सकते हैं जो धातुओं को सम अवस्था से विषम अवस्था की ओर ले जाए, यानी जो बैलेंस फॉर्म पहले धातु में हो उनको इम्बैलेंस फॉर्म में ले जाए। ठीक है, तो ये धातु प्रकोपक। उल्टा लिखा हो सकता तो अब चेंज कर लीजिएगा, वहां लिखा होगा धातु को शमन करने वाले नहीं, धातु को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे उनका इस तरह के द्रव्य हो सकते हैं। तो दो शामक भी हो सकते हैं, एक धातु को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, और धातु में सब शामिल है, वात, पित्त, कफ और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब शामिल है। वात, पित्त, कफ को भी मानिए उसी में, वात, पित्त, कफ सम अवस्था में हो, इनको बढ़ा दे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इनको सामान्य अवस्था में हो, सम अवस्था में हो, इनको बढ़ा दे, वो प्रकोपक। तीसरा, स्वस्थ हित कारक। स्वस्थ हित कारक में क्या हुआ, फिर वही बात कि ये आपके हित कारक हैं, आपको स्वस्थ रखने में ये हितकारी है। यानी अगर आपके वात, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी बैलेंस फॉर्म में, पहले से बैलेंस फॉर्म में मान लीजिए हो, तो बैलेंस फॉर्म में कर दें, नंबर 1 वही रखें। नंबर 2, यदि बैलेंस फॉर्म में ना हो तो उनको बैलेंस फॉर्म में कर दें। ये अर्थ है इसका। ठीक है, तो इन अर्थों द्रव्य इस तरह के होते हैं। ये आयुर्वेद है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य, यहाँ औषध सूत्र था, औषध दी जाती थी, कोई दवाई दी जाती थी, कोई जड़ी बूटी दी जाती थी, इसलिए इन्होंने ये कहा। हमारे यहाँ द्रव्य क्या है, हमारे यहाँ द्रव्य है मैग्नेट, हमारे यहाँ बीज, और कहाँ लगाना है, हमारे एक्यू पॉइंट्स पर लगाना। तो आयुर्वेद के 6 घटक, अब आयुर्वेद के 6 घटक हम कह रहे थे ना कि जो 3 अंक, 3 का होगा, 3 अंक हो गया, 2 हमारा हो गया, कौन सा, अभी आपने प्रकृति पुरुष 2 सुना। प्रकृति पुरुष 2 तत्व हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष 2 सत्ताएं हो गई। फिर 3 में हुआ हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। अब देखिए 6 पढ़ी, उधर 5 क्या था, 5 हमारे थे महाभूत, और 6 क्या थे हमारे पास, याद करिए, कोई बोले 6 क्या थे, 6 को याद है किसी को? शीतल बासुपिया जी का स्वागत है, हमारे मुरली त्रिपाठी जी का स्वागत है। और कौन ज्वाइन किया हुआ है, और किसी ने ज्वाइन किया? शीतल बासुपिया जी और मुरली त्रिपाठी के अलावा कोई ज्वाइन किया है? थैंक यू सर। तो 2 लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, तो सब स्वागत है। तो हम बताइए, कोई बता सके 6 कहाँ है? 6 पढ़ाया गया है, अभी कल पढ़ाया गया था, नहीं याद आ रहा? चलिए
बता रहे हैं। 6 हम लोगों ने कहा था कि 6 धातु में 6 कौन सा है? खादय, चेतना, षष्ठा, धातवः, पुरुषः, स्मृतः। तो 6 का अंक इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो पंच महाभूत और धातु एक कौन सा? चेतना धातु। तो 6 अगर मिल जाएंगे तो हमारी पुरुष उत्पत्ति वहां से हुई। तो 6 भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इधर 6 घटक भी हो गए, आयुर्वेद के 6 घटक भी हो गए। फिर 9 हमारे अंक बहुत महत्वपूर्ण हो गए। खादिन आत्मा मनः कालो दिशत द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम और निरेंद्रियम अचेतनम। और 10 हम लोग आयुर्वेदिक एक प्रश्न में जब आ जाएंगे तो 10वां धातु हो जाएगी हमारी, 10वीं महाद्रव्य हो जाएगा हमारा तम। तो 10 का अंक भी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। ठीक, चलिए अंक बोलते हैं ना, तो इसलिए ये जानना चाहिए। कुछ आयुर्वेद के कितने घटक? तुरंत बोली 6 घटक। तो महर्षियों ने जो मीटिंग किया था, एक कांग्रेगेशन हुई थी हिमालय के तलहटी में, उसमें सारे ऋषि मुनि उपस्थित हुए थे और ये देखने लगे थे कि क्या जो बीमारी हमारी इस समय चल रही है, इस बीमारी की कोई रोकथाम हो सकती है, इसको रोकने का कोई उपाय हो सकता है। तो सब महर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि, अब आप लोग दिव्य दृष्टि की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। दिव्य दृष्टि माने हुआ कि वो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को देख रहे हैं, ये दिव्य दृष्टि है। वो देख रहे हैं कि ये कारण क्या है, तो कारण और कार्य के बीच में जो संबंध है उसको जानने का जो था वो दिव्य दृष्टि, उससे जानने को फिर मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि आपका मन के तंतु आपके करोड़ों सूर्य की दूरी पर भी कोई चीज स्थित हो तो उससे संपर्क करते हैं और वापस लौटते हैं। आप विश्वास करें या न करें, आप जान पाए या न जान पाए, आपको महसूस हो या न महसूस हो। तो वही उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा तो ये जो कंसेप्ट आया वो वहां से आया। कहां से आया? तो इनमें 5-6 घटक आए। एक तो सामान्य हुआ, एक विशेष हुआ, एक गुण हुआ, एक द्रव्य हुआ, एक कर्म हुआ और एक समवाय। ठीक, तो हम इन्हीं की बातें हम लोग आगे करेंगे। अब द्रव्य, साइंस की भाषा में कहा जाएगा कि द्रव्य क्या है। तो साइंस कहेगी कि मैटर इज दैट विच एक्वायर्स या विच कंसिस्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम और वेट। स्पेस, टाइम और वेट, यही तो कह सकते हैं कि भाई उसमें भार होगा, वो स्पेस ले घेरेगा और वो एक टाइम पे होगा। चलिए यहाँ पर हो गया, लेकिन ये नहीं बताएगा कि है क्या, क्यों आपने टाइम घेर रहा है, वो सब कह दिया। तो वो साइंस की डेफिनेशन यही है और ये कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में डेफिनेशन नहीं मिलेगी जो डेफिनेशन आयुर्वेद में दिया हुआ है। देखिएगा, द्रव्य की परिभाषा दी हुआ है, यत्राशिता कर्म गुणा और कारणम समवाय्य तद्द्रव्यम। कहा कि वो द्रव्य है, तद माने तद्द्रव्य, वो द्रव्य क्या है, ये भी होगा। यत्र आशिता, यत्र माने जहां, आशित हूं या जिस पर या जहां आशित हूं, क्या कर्म और गुण, जिस पर कर्म और गुण आशित हूं यानी जिसमें अंदर रहते हूं, और वो माने द्रव्य के लिए कहा गया, और वो इन दोनों के इनका समवायी कारण हो। समवायी कारणम यद, जो इनका समवायी कारण हो, करण समवायी करण नहीं, समवायी कारण, रीजन, इनकी वजह से ये हो रहा हो। तो आप जैसे मुनि त्रिपाठी एक द्रव्य है, उनके अपने गुण हैं, उनके अपने कर्म हैं, वो गुण और कर्म मुनि त्रिपाठी के अंदर है, और जो मुन्नी त्रिपाठी का पूरा शरीर है, मुन्नी त्रिपाठी एज ए होल है, वो उन कर्म और गुणों को अपने में आश्रित करने का समवायी कारण है। और समवायी कारण आगे पढ़ेंगे हम लोग। समवायी कारण का अर्थ हुआ कि ऐसा संबंध जो अलग न किया जा सके, उसको द्रव्य कहते हैं। समझ गए? यानी इतनी बढ़िया परिभाषा कि इसमें हमारा शरीर है,
हमारे इसमें कर्म और गुण आश्रित है, रहते हैं। जैसे घर में आप रहते हैं तो वैसे ही कर्म और गुण हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और ये जो द्रव्य है, ये इन कर्म गुणों का समवायी कारण है, इनको घेरे रखने का। यानी ऐसा रिलेशनशिप में उसको बांध रखा है कि ये अलग नहीं हो सकते। दे आर इनसेपरेबल। दोनों को अलग नहीं, न द्रव्य को कर्म और गुण से अलग कर सकते हैं और न कर्म गुणों को द्रव्य से अलग कर सकते हैं। उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कर्म की परिभाषा। तो कर्म की परिभाषा में दूसरा श्लोक जो है, पूरा श्लोक ये है कि सार्था गुरुबादयो बुद्धि प्रयत्नांता अपराधय अगुणा प्रोक्ता प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। तो वो उन्होंने कहा सा अर्था, मतलब बहुत बड़ा वो है, आगे पढ़ाएंगे, सेमेस्टर 2 में पढ़ाएंगे। तो ये कहा कि कर्म की परिभाषा प्रयत्नादि कर्म चेष्टित मुच्यते। प्रयत्न, जो प्रयास हम करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उस ऐसी चेष्टाओं को, प्रयत्न आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं उनको हम कर्म कहते हैं। हम उठने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं उठने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम लेटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितनी चेष्टाएं हैं, इन चेष्टाओं को हम कर्म कहते हैं। ठीक। तो अब यहीं से समझिए कर्म का वो, कर्म में एक जगह से आपको अलग होना होता है और दूसरी जगह पर आपको जोड़ना होता है। आप कहते हैं कि हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं और आपने कहा कि भाई ठीक है, दिल्ली में रमोला मंदानी मैडम रहती है, हम वहां से मिल के जा रहे हैं और वहां नीतू जैन मैडम से मिलेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है, आप चलना शुरू किया आपने। तो जैसे ही आप चलना शुरू किए तो रमोला मंदानी मैडम से आपका संबंध अलग हो गया, वहां से आप अलग हो गए। और जब आप पहुंच गए जयपुर तो नीतू जैन से आप जब मिले तो नीतू जैन से आपका संपर्क हो गया। तो एक जैसे ही आपका हुआ, तो इसमें कर्म में दो चीजें हो गई। एक, रमोला मंदानी मैडम से आप अलग हुए और दूसरा, आप नीतू जैन मैडम से मिल गए। तो दो चीजें हो गई, इसको कर्म कहेंगे। यानी गति, मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट होगा, एक से आप संबंध हटेगा और एक से आपका संबंध जुड़ेगा। ठीक है। तो ऐसी इन्होंने पांच गतिविधियों की बात किया है। ऐसे क्या, देखिए कैसे होता है। उत्क्षेपण माने ऊपर जाना। ऊपर जाने में क्या होगा, नीचे जिस जगह आप बैठे थे उससे आपका संबंध टूट रहा है और जहां आप चले गए जिस ऊंचाई पर, उससे आपका संबंध जुड़ रहा है। फिर अवक्षेपण, नीचे जाना। तो आप में मान लीजिए आपको कुएं में जा रहे हैं आप, तो कुएं की सतह पर जो आप बैठे थे वहां से संबंध आपका टूटा और कुएं में जो जल है वहां पर आपका संबंध स्थापित हो गया। आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले आप यहाँ पे थे तो स्पेस ये घेर रहे थे, यहाँ कण से आपका संबंध था। आप जैसे यूं हो गए तो उस कण से संबंध हट गया और यहाँ पर आपका संबंध जुड़ गया। प्रसारण, प्रसारण में पहले संबंध ऐसे था और जैसे ये हुआ तो इसका उंगलियों का संबंध इन कणों से हो गया, तो ये हुआ प्रसारण। और गमन माने मूवमेंट, वो भी तो हुआ एक जगह से दूसरी जगह। तो ये 5 कर्मों की उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण क्या है, संयोगे च विभागे च अकारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म नान्यपेक्षते। ये दूसरी परिभाषा है। इस दूसरी परिभाषा में जो पहला भाग है वो हमारे लिए हमारे चिकित्सा में यूज होने वाला है, और दूसरा जो है, दूसरा दार्शनिक विचार है, लेकिन हमको उसको चिकित्सीय बनाना है। हमको चिकित्सा के रूप में कैसे यूज हो इसको हमको बनाना। तो कहने संयोग और विभाग, संयोग माने एक से मिलना, विभाग माने एक से हटना। तो कह रहे दोनों में कारण यही है। और ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय तद्रव्यम, द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित होते हैं। तो फिर वही कह रहा कि संयोग में और विभाग में यही कारण है। कौन? कर्म।
ये कर्म ही कारण है, कर्म की वजह से ही सब हो रहा है। और ये द्रव्य में आश्रित भी है, वो पहले भी कह चुके हैं द्रव्य आश्रित है, तो द्रव्य में आश्रित भी है और यही संयोग और भाव में कारण है, इसको कर्म कहते हैं। अब दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा जो भाग है उसको देखिए समझिए, दार्शनिक भाग है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, जो कर्तव्य की क्रिया है वो कर्म है, और दूसरा क्या है, इसमें फिर और दो भाग कर दीजिए, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य की क्रिया कर्म है, और फिर दूसरा कॉमा कर दीजिए, कॉमा कर्म नान्यद अपेक्षते, न अन्य अपेक्षते, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता, कर्म किसी का वेट नहीं करता, कर्म किसी को इंतजार नहीं करता, कर्म किसी की अपेक्षा नहीं करता, कर्म किसी पर आश्रित नहीं रहता इस रूप में कि काम करने के लिए मैं किसी पर, भैया तुम भी आ जाओ तभी हम काम करेंगे, हमको घर बनाना है तो उनका तुम भी आ जाओ, तो तुम ये जब काम करोगे तभी हम शुरू करेंगे, तो ये कर्म ऐसा नहीं करता। अब तो कर्म किसी का इंतजार नहीं करता। आपने भोजन शुरू किया, दांतों ने आपको काटना शुरू किया, वैसे ही आपको सलाइवा निकलने लगा, आपके ब्रेन को महसूस हो गया कि आप कुछ खा रहे हैं, बोलस बनने लगा, लार अपना काम करने लगी, और आपकी टंग अपने हिसाब से काम करने लगी, और जब बोलस बन गया तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के उसमें है, वो अपने ऑटोमेटिक वो जाएगा और बोलस आपका इसोफेगस में चला जाएगा। तो ये जो है ये अपेक्षा नहीं करता, वो बनना लार निकलना ये अपेक्षा नहीं कर रहे, सब कर्म है, कर रहा है, उसको बनना है। अब दूसरा पॉइंट आइए, कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहा। अब ये दार्शनिक विचार ये है कि क्या जीवन में कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या कर्म क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी ये दार्शनिक विचार है। तो ये कोई दुखी है तो उसको, उसके दुख को दूर करना भी हमारा कर्तव्य है, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा अकर्तव्य है। ये वहां के दार्शनिक विचार के। अब हम लोग चिकित्सा में कैसे यूज करें इसको, हमने भोजन खाया और भोजन लिया, उसको जाना चाहिए सलाइवा से मिक्स होकर बोलस बनना चाहिए, और बोलस बनने के बाद उसको इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में जाना चाहिए। अब ये कर्तव्य की क्रिया है कि जिस डायरेक्शन में उसको जाना था ऊपर से नीचे, वहां जाना चाहिए था, अगर वो नहीं जा रहा है तो वो अकर्तव्य है, अगर वो बाहर वोमिटिंग कर रहा है तो वो अकर्तव्य है। यानी कर्म ये है, उसको कर्म हम बोलेंगे, अगर वो जा रहा है तो कर्म है, अगर जा नहीं रहा है तो कर्म नहीं है। ठीक, चलिए आगे। और अभी कोई किसी को कोई प्राइम पूछना हो बता, यही पूछ ले, बता दो, बोलिए बोलिए। सर नहीं समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन ये मेरे ख्याल से बुक दूसरे नंबर होने चाहिए, है ना उस तब। पुस्तक में नहीं क्या, हाँ जी, किताब में नहीं है ये जो मेरे पास महर्षि वाली है इसमें है, लेकिन ज्यादा नहीं है जो आप ज्यादा बता रहे हैं शायद वो ज्यादा नहीं है, लेकिन है इसमें काफी सारी चीजें। आप तो शॉर्ट नहीं में नहीं करके बता रहे नहीं हैं ना हर चीज। नहीं नहीं, ये जो लिखा कि नहीं लिखा, ये कर्म का लक्षण, ये तो मुझे अभी नहीं दिखा। ये बाकी ये जो आप नियम बता रहे हैं सर, वो तो नियम अलग अलग कुछ तो लिखे हुए हैं, वात पित्त कफ है और उसमें सब चीजें है ना। ये पेज आपको नहीं दिख रहा क्या? नहीं, ये लिखा है सर। मैम ये देखिए, आप पेज नंबर 10 पे कर्म का लक्षण लिखा है ना सर, उसको डिटेल में समझा रहे हैं। पेज नंबर 10 पे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं तो बहुत आगे जो वात पित्त कफ वाला है ना, मैं तो वहां पे देख रही थी। नहीं नहीं, पेज नंबर 10 पे देखिए आप, कर्म का लक्षण लिखा हुआ है ना ऊपर। अच्छा ठीक है, ये जो बना हुआ है पूरा चार्ट सा। हाँ हाँ, उसके ऊपर कर्म का लक्षण लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ संयोगित विभागी से। ठीक है सर। दिखा कि नहीं दिखा, पहले बताइए, दिखा कि नहीं दिखा? ये नहीं, आप म्यूट है।
सर मेरे को जो ये है ना गुण है ये दिख गया, है ना। आयुर्वेदिक के 6 घटक है, 10 द्रव्य हाँ की वही परिभाषा वही होंगे। यही तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं वो आगे हाँ चल सर, के बात है उसमें। पेज नंबर 10 पे सबसे ऊपर जो श्लोक लिखा हुआ है ना उसे समझा रहे हैं सर। संयुगे से विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम। वो देखिए आप पेज नंबर 10 पे सबसे ऊपर वाली लाइन। गुण के लक्षण। नहीं ठीक है, संयोग है वो विभाग है। ठीक है आप तो सर, बिल्कुल। ये कर्म इसके पहले 9 नंबर पे जाइए, पहले देखिए 9 नंबर पे देखिए, 9 नंबर पे, पेज जी, नंबर 9, आयुर्वेद के 6 घटक। पेज नंबर 9, हाँ जी, ठीक है। इसमें देखा आपने कर्म की परिभाषा लिखा हुआ है। हाँ जी लिखा हुआ है सर। हाँ तो वही वही बता रहे थे ना। और आगे फिर जी, आपको बताया उसी का। अब कर्म का लक्षण आ गया और लक्षण के बाद गुण आ गया। अब गुण पे आ गए पॉइंट नंबर 12 पर। जी अब सर, ठीक है। उनका गुण क्या है? हाँ सर। तो उनका संवाई तू निश्चेष्टा कारणम गुण। मैडम जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा है, किताब में नहीं लिखा रहेगा ना उस तरह, सर राइट, बिल्कुल। है ना। किताब में उतना लिखा रहेगा, किताब पढ़ाना तो आप कोई पढ़ लेगा, उसमें जो उसका अर्थ है वो समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। हाँ जी सर। समवायी तू निश्चेष्टा कारण, बस समवायी है। देखिए समवायी माने अब समवायी हम लोग ने जाना नहीं, समवायी आगे जानेंगे। तो निश्चेष्टा ये जो है गुण, जो ये गुण है यही हम लोग कारण कार्य बताया ना। एक कारण है एक कार्य है। तो कारण माने होता है द रीजन और कार्य माने होता है द रिजल्ट। तो क्या कारण है, क्या रीजन है और क्या रिजल्ट है। तो वही कह रहे हैं कि निसमवायी तू, ये समवायी भाव से ये भी रह रहा है। द्रव्य में गुण और कर्म दोनों आश्रित है, तो ये भी समवायी भाव से रह रहा है, लेकिन निश्चेष्ट है, निष्क्रिय है, ये मूवमेंट नहीं करता। गुण वहां तो कर्म तो मूवमेंट करा रहा, ये नहीं करता है। ये निश्चेष्ट है, बिल्कुल स्थिर है। और यही कारण है जिसके गुण का, जो द्रव्य का यही कारण है। यही जो है बताता है कि ये आपका द्रव्य ये है, यही द्रव्य की विशेषता बताता है। आप कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वह उसका गुण हुआ, वो बहुत अधिक हेल्पफुल है, ये उसका गुण हुआ। इसी वजह से द्रव्य की पहचान है। तो कारण तो यही है द्रव्य की पहचान कराने वाला, लेकिन ये निष्क्रिय है, मूवमेंट नहीं कराता, स्वयं अपने अंदर स्थित है। लेकिन और कैसे भाव से है? समवायी भाव से है। ये समवायी भाव से जुड़ा हुआ है। हम भी वही बात कर रहे हैं कि हम भी समवायी फाउंडेशन आपके साथ समवायी भाव से जुड़ा हुआ है। आप उससे अलग नहीं हो सकते, न हम आपसे अलग हो सकते हैं। तो वही समवायी आगे हम समवायी बताएंगे। ये गुण कौन सा है? ये समवायी भाव से जुड़ा हुआ है, द्रव्य में रहता है। ये यही कारण है, यही द्रव्य को परिभाषित करता है, यही द्रव्य को विशेषता बताता है, और ये स्वयं निष्क्रिय है। बस थोड़ा समवायी को बता करके फिर मैं आ जाता हूँ, वहां रुकूंगा नहीं, क्योंकि समवायी बाद में बताएंगे तो आप लोग समवायी समझ ही नहीं पा रहे हैं। समवाय समझ 2 मिनट में। फिर ये देखिए, ये समवाय है 14 नंबर पर पेज देखा आपने, 14 नंबर पर मैडम, डॉक्टर कोमल। हाँ सर, पेज नंबर 16 है। हाँ पेज नंबर 16। हाँ जी सर, बिल्कुल। मिल गया। हाँ जी, मिल गया। समवाय को कहा कि समवायो अपृथक भाव द्रव्या भूम्या दीनाम गुणैर्मतः सन्नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। कह रहे हैं कि ये भूमि आदि कहा है, और कहीं कहीं आपको द्रव्य आदि मिल जाएगा। भूम्यादि, भूमि भी द्रव्य है, अद्रव्य भी द्रव्य है। तो कहीं कहीं भूम्यादीना मिलेगा, कहीं कहीं द्रव्यादीना मिलेगा। तो वही समवायो मतलब अपृथक भाव से किसी द्रव्यों, कोई भी द्रव्य हो
उसका अपने अपने गुण के साथ, किसके साथ, अपृथक भाव से, बिल्कुल इनसेपरेट, मतलब सेपरेट न कर सके उसको, ऐसे भाव से रहना हुआ समवाय है। सनित्यो, वो नित्य है जहां भी द्रव्य है। वो नित्य माने कौन नित्य है? ये जो है आपका, ये आपका गुण जो है ये नित्य है। समवाय भी नित्य है, समवाय भाव से दोनों जुड़े हुए हैं। ये गुण उसमें समवाय भाव से है, इसलिए गुण भी रहेगा, क्योंकि सनित्यो यति द्रव्यम, जहां द्रव्य रहेगा वहां गुण, ऐसा नहीं कि द्रव्य रहे और गुण गायब हो जाए। जहां गुण, जहां पर द्रव्य होगा वहां गुण निश्चित रूप से रहेगा, इसीलिए उसको समवाय भाव कहा गया है, कि वो अलग नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ये आप इसको समझिए कि मतलब ऐसे भाव से रहना कि आपको अलग नहीं कर सकते उसको। नाउ कम टू अगेन, वही पेज नंबर 10 है हमारा, 12 है, 11, यहाँ पर हम लोग थे, ये 10%। पेज नंबर 10 पे आ गए। देखिए अब यहां से आपका थेरेपी का वो शुरू हो जाएगा आगे चल के। इसमें अलग मत होइए मैडम, जो लोग सुनना चाह रहे हैं उसे सुने। आकाश, आकाश के गुण क्या है? मृदु है, सॉफ्ट है। लघु है, लघु मतलब ऐसा है ना, ये जो आकाश है ये किसी का गुण मत समझिएगा। वो द्रव्य की बात कर रहे थे ना, याद करिए, ये आयुर्वेद द्रव्य की बात कर रहा था ना। द्रव्य माने इनका औषध था कोई, तो ये जो औषध थे उन औषध के बारे में कैसे आकाशीय द्रव्य थे उनकी परिभाषा कर रहा है ये। ठीक है, मृदु मतलब वो आकाशीय द्रव्य को अगर आप लेंगे तो आकाश का नेचर जो है मृदु था, तो जो आकाशीय द्रव्य होंगे वो आपको मृदुता लाएंगे आपके शरीर में, लघुता लाएंगे आपके शरीर में। आपको लघु माने पतला दुबला बनाएंगे, सूक्ष्मता लाएंगे, सूक्ष्म आएंगे। सूक्ष्म माने चिकनाहट थोड़ा सा रहेगा, मतलब प्रतिघात नहीं होगा, नॉन रेजिस्टेंट होंगे। और शब्द जो है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध वो तुम लोग जानते ही। तो ये आकाश के गुण है, और इसीलिए आकाशीय द्रव्य जितने होंगे उनमें यही गुण होंगे। तो मृदुता लाएंगे, लघुता लाएंगे, सूक्ष्मता लाएंगे, और थोड़ा सा नॉन रेजिस्टेंट लाएंगे, ताकि बहुत स्मूथ टाइप की हो। उनके कर्म क्या होंगे? मृदु से मार्दव, सौशीर्य माने क्या हुआ? छिद्र युक्त, जैसे स्किन, स्किन में क्या है? छिद्र है। और लघु से लाघव, तो ये उसके कर्म के रूप में होंगे। जो द्रव्य के जो गुण होंगे उन्हीं से तो कर्म बनेगा। वायु के गुण है, वायु भी लघु है। देखिए वायु भी लघु है, लघु क्या है? आकाश भी है। लेकिन वायु मृदु नहीं है, वायु क्या है? रुक्ष है, रूखी है। वायु खर है, वायु भी सूक्ष्म है और आकाश भी सूक्ष्म है। देखते जाइए इसको। लेकिन वायु का एक और गुण है, तो है क्या है? शीत भी है, ठंडा है, और विशद भी है। विशद माने स्वच्छ भी है, साफ भी है, विशाल भी है, बड़ा भी है, मैं तमाम रख देती हूँ। जी। ठीक है, तो ये वायु, वायु के गुण में शीत भी है, तो वायु भी शीत है। और मूवमेंट वाली, चंचल टाइप का है वायु, वायु चंचल है, मूवमेंट बहुत है। अब कर्म देखिए, लघु से क्या? लघु से लाघव बनेगा, वही लघु से लाघव हो गया। विशद से वैशद्य बन गया। अब फिर उसके रुक्ष से रौक्ष बन गया। शीत से शीतलता बन सकती थी। ठीक है, ग्लानि और विचार दो चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ा समझनी है सबको। वायु को कहा जाता है कि वायु नर्वस सिस्टम के कंट्रोलर है। वायु आपको
जो आपके अंदर विचार आते हैं उनका कंट्रोलर है। तो विचार की कंट्रोलर, इसलिए विचार, वायु को विचार के साथ जोड़ा गया है। और जिसमें विचार होगा, शीतल बासोपिया, जिसमें विचार करने की शक्ति होगी वो कभी कभी दुखी हो जाएगा ना। शीतल नहीं है, बोलिए डॉक्टर कोमल। जिसमें विचार करने की शक्ति होगी वो कभी दुखी हो सकता है कि नहीं? सर हो सकता है सर। जिसमें जिसमें नर्वस सिस्टम ही नहीं होगा या फेल होगा तो वो कभी दुखी हो नहीं सकता, है जी। ना? आपने देखा होगा, बहुत जगह होगा। तो ये जो एलिमेंट है कि विचार जिसके पास होगा उसी के पास ग्लानि होगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वायु के साथ कोई पूछे। पवन जी का स्वागत है, पवन जी आ गए हैं। जी नमस्कार। शीतल बासोपिया, मैं बता रहा था इसमें कि आप विचार जिसके पास, क्योंकि वायु को विचार के साथ जोड़ा गया है। क्यों विचार? क्योंकि वायु नर्वस, जो मैं बोल रहा हूं ये वायु के कारण बोल रहा हूं। जी सर। जो आप समझ रहे हैं तो अग्नि की वजह से समझ रहे हैं, अग्नि तत्व की वजह से आपको समझ आ रही है, अग्नि तत्व। जो बोल रहा हूं वो विचार। तो जो बोल रहा हूं नर्वस सिस्टम की उसमें है। तो जब नर्वस सिस्टम कंट्रोलर है तो उसमें विचार आते हैं। तो जब विचार आएंगे उनका वायु नियंत्रक होगा। तो वायु अगर नियंत्रक है तो अगर ये सिस्टम ठीक हो, जो विचार करेगा वही तो दुखी हो सकता है कि ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ। तो ग्लानि इसीलिए विचार के साथ जुड़ी हुई है। जो विचार नहीं कर सकता वो ग्लानि भी नहीं करेगा, उसको आएगा ही नहीं विचार ग्लानि का। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब अग्नि आया, दोनों समझते रहिए ऊपर नीचे सबको। देखिए ये भी लघु है, आकाश भी लघु है, वायु भी लघु है और अग्नि भी लघु है। ठीक है, वायु भी रुक्ष है, अग्नि भी रुक्ष है, ये भी सही हो गया। वायु भी विशद है, अग्नि भी विशद है, ये भी तय हो गया। अब वो सूक्ष्म कौन था? सूक्ष्म था आकाश, और सूक्ष्म आपका वायु, और सूक्ष्म आपका अग्नि। तीनों आपके सूक्ष्म। तो लघु भी है, सूक्ष्म भी है, और दो उसमें मिल गए तीनों में। और जो वायु में मिला वो वायु में है कि रुक्ष है और अग्नि भी रुक्ष है। वायु विशद है, अग्नि भी विशद है। अब बचे दो। तो जो मेन एलिमेंट है वो उसके जो गुण, वो क्या है? उष्ण और तीक्ष्ण। कोई नहीं है, ना उष्ण तीक्ष्ण कोई नहीं है, केवल अग्नि है। तो विशिष्ट, इन गुणों में भी विशिष्ट गुण उसका है उष्ण और तीक्ष्ण। ये कोई नहीं है, ना आकाश है ना वायु है, अग्नि की वजह है। इसके कर्म क्या है? दाह, दाहकता, पाक, पाक मैंने पका देना, प्रभा, प्रकाश, वर्ण। जो आपके चेहरे का कांति है, जो आपके चेहरे का प्रकाश है, जो आपका सौंदर्य है, वो अग्नि के गुण के कारण है। जिसकी जितनी बढ़िया अग्नि उतना बढ़िया उसका प्रभाव, उतनी बढ़िया उसका प्रकाश, उतने बढ़िया वर्ण, उसके पीछे ऑरा। ठीक है, तो ये हुआ अग्नि। जल, देखिए जल मृदु है और आकाश भी मृदु है। वायु शीत है, जल भी शीत है, लेकिन दोनों की शीतलता में अंतर क्या है? बोलिए। दोनों की शीतलता में अंतर यह है कि वायु रुक्ष है और ये स्निग्ध है, वायु खर है। ये शीतलता है लेकिन ये स्निग्ध के रूप में है, ये द्रव के रूप में है, तरलता है इसमें, है ना? ये लेकिन इसमें और विशेषता, पिछल भी है, चिपचिपा भी है थोड़ा। सर प्रभा का मतलब क्या हुआ? प्रभा माने जो आपके कांति। ओके सर। क्रांति। कांति, क्रांति नहीं, कांति। कांति। कांति माने सौंदर्य, नूर।
उर्दू में नून। ओके सर, हाँ हाँ अब समझ में आया, ठीक है सर। तो द्रव है, स्निग्ध है, द्रव भी है, स्निग्ध भी है। मतलब स्निग्ध मतलब जो देखिए, जो स्निग्धता कहने कि अरे तुम्हारी त्वचा बड़ी स्निग्ध है, यही कहा जाता है ना, त्वचा बड़ी जी सर। स्निग्ध वाले। शीतलता है इसमें, जल में मंद है, मंद भी है, देखिए मंद है, जल मंद है, मतलब ये नहीं कह रहे कि मूवमेंट है लेकिन मंद है, धीमी धीमी है। और पिछिल है, चिपचिपी है। और रस तो हम लोग शब्द स्पर्श उसको मत भूलिए। अब कर्म क्या है, उत्क्लेद, गीला कर देती है, जहां पर हो वहां फिसलन आ जाती है। स्नेह, स्नेह अब देखिए पराभौतिक जोड़िए, स्नेह, स्नेह बंधन जल की वजह से होता है। बंध, दो चीजों को जोड़ने का काम बंध यही करती है जल। विषयंद, विष को बाहर निकालने का काम यही करता है जल। मार्दव, मृद से मार्दव बनता है, मार्दव। और प्रहलाद, प्रहलाद को इंद्रियों से जोड़ा जाता है कि अगर आपने कहा कि मैंने आज बहुत प्यास लगी हुई है और जैसे आपने पानी दिया, कहा कि आज मेरी इंद्रियां तृप्त हो गई, वो प्रहलाद है। इंद्रियों की जो प्रसन्नता है वो जल की वजह से आती है। ठीक है, आगे पृथ्वी। गुरु है, गुरु माने इसके सेवन से भारीपन आता है, मिठाई जैसे मिठाई है। खर, खर क्या है, वायु भी खर है, ये भी खर है। जल मंद है, ये भी मंद है, लेकिन जल कठिन नहीं है, कठिन केवल यही है, पृथ्वी केवल गुरु है, पृथ्वी केवल कठिन है। विशद, देखिए वायु भी विशद है, अग्नि विशद है और ये भी विशद है, लेकिन सांद्र कोई नहीं है, स्थूल कोई नहीं है। ये क्या है, ये जो है ये इस मंद के साथ साथ, मंद तो जल भी है लेकिन ये स्थिर है, ये विशेषता इसकी, ये बिल्कुल स्थिर है। तो गुरु है, कठिन है, स्थिर है, सांद्र है, स्थूल है, ये इसके अलग से गुण हो गए। उपचय, संघात, गौरव, स्थिरता। गुरु से गौरव बना, स्थिर से स्थिरता बनी। उपचय संघात, जो कैटाबलिज्म एनाबलिज्म वाला काम है वो ये करता है, ठोस हो जाने वाला काम, कई चीजें मिलकर के ठोस हो जाते हैं, वो सब काम करता है। और उपचय अनुपचय यानी एनाबलिज्म वगैरह जो जोड़ने वाला काम है वो इसमें है। तो इन गुणों के आधार पर हम आगे चल के, जब आप गुण पढ़ लेंगे तो आगे चल के कहीं मान लीजिए जल की कमी हो गई, शरीर में जल की कमी हो गई, तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए, जल को बढ़ा देंगे? नहीं, पानी की कमी हो गई तो पानी बढ़ा देंगे, यानी 4 को हम टोन कर देंगे। हम मान लीजिए अग्नि बढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, अग्नि को कम कर देंगे, जल को बढ़ा देंगे। नहीं, ऐसे तो करेंगे ना, यही ट्रीटमेंट का पार्ट होगा। आगे जो ट्रीटमेंट का पार्ट बनेगा ऐसे ही बनेगा। आपने देखा कि अग्नि बहुत बढ़ी हुई है तो हम लोगों ने अग्नि को घटा देंगे और जल को बढ़ा देंगे, तो हमारा जो है ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सर ये पृथ्वी कर्म में उपचय संघात मतलब, उपचय माने एनाबलिज्म, उपचय अनुपचय कहलाता है। एनाबलिज्म कैटाबलिज्म वाला जो है ना, उपचय माने कई जोड़ देती है ना। मिट्टी आप 10 जगह मिट्टी ढेर लगा दीजिए, अंत में आप देखेंगे कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद सब मिल करके एक बड़ा ढेला बन गया है, या वैसे हो गई है और उसको अलग नहीं कर सकते। यही है। गुजराती हूँ ना तो सर, तो थोड़ा समझ में कोई वर्ड्स प्रॉब्लम होती है। हिंदी के शब्द, आप हिंदी वाली किताब जो होती है ना, डिक्शनरी, उससे देखिए मिल जाएगा। ओके सर, हाँ थैंक यू। अब सामान्य विशेष का उदाहरण थी, तो उन्होंने कहा सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सभी भाव में, सर्वदा माने सब, हमेशा, सर्वभाव माने सभी भावों में, सामान्य है वृद्धि का कारण। वृद्धि का कारण सामान्य है, यानी अगर सामान्य कोई चीज होगी तो वो बढ़ा देगी। ह्रास हेतुर विशेषच, ह्रास हेतु क्या है, विशेष, और ये प्रवृत्ति उभय, तो दोनों में ये प्रवृत्तियां होती हैं कि ह्रास के लिए विशेष का प्रयोग करना है। ह्रास हेतु विशेषच प्रवृत्ति
प्रवृत्ति है उभयस्व तु, दोनों में, उभयस्व माने दोनों, दोनों में प्रवृत्ति ये होती क्या कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम, सामान्य है वो सभी भावों में वृद्धि का कारण होता है। आपको शीतलता, आपको ठंडक लगी है, आपको और ठंडे पानी से नहला दें तो ठंडक बढ़ेगी कि घटेगी? बोलिए। ठंडक लगी है और आपको ठंडे पानी से नहला दें, ठंडक बढ़ेगी? तो ठंडक बढ़ेगी ना सर? बढ़ेगी। तो वो क्योंकि शीत और शीत दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? और शीत हो जाएगी, यही कहने का मतलब। और अगर आपको ठंडक लगी है और आपको चाय पिला दें और आपको कंबल से उड़ा दें तो आपको ठंडक कम होगी कि बढ़ेगी? अरे ठंडक में क्या करते हैं आप लोग? रजाई नहीं ओढ़ते? सर कम हो जाएगी ना हाँ, ठंडक। तो रजाई ठीक है। तो ये हम उसी आप इसी को देखिए, इसी को थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देखिए। संसार में कोई भी सामान्य नहीं है जी, संसार में संसार में कोई भी, डाल देना याद से, संसार में कोई भी, देखिए, हाँ जो और लोग बंद कर ले। संसार में कोई भी सामान्य नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट है। संसार में कोई भी सामान्य नहीं है, सब विशेष है। कैसे? सबके अंदर जो गुण और कर्म है सब अलग अलग है किसी का? दो व्यक्ति बराबर नहीं हो सकते, सामान्य नहीं हो सकते, दोनों व्यक्ति विशेष हैं। संसार की कोई भी चीज सामान्य नहीं है, ये अवधारणा है। सबके अपने द्रव्य हैं, सब अपना द्रव्य एक है, लेकिन गुण और कर्म अलग है। इसलिए द्रव्य और गुण कर्म तीनों के आधार पर कोई सामान्य नहीं है, सब विशेष है। कोई पेड़ है, चार पेड़ एक तरह के नहीं है। नीम का पेड़ भी एक तरह नहीं है, बरगद का पेड़ भी होगा तो एक तरह नहीं है। नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ एक तरह नहीं है। शेर एक तरह नहीं है, दो शेर एक तरह नहीं है, दो शेरनियां एक तरह नहीं है, दो हाथी एक तरह नहीं है, हाथी और शेर एक तरह नहीं है। संसार की कोई भी चीज, ब्रह्मांड की कोई भी चीज सामान्य नहीं है, ये अवधारणा है। अब इस अवधारणा को कैसे पैमाने में लाया जा सके, कैसे नापा जा सके, इसकी जो हुई तो ये सोचा गया कि भाई क्या किया जाए। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आया, सामान्य और विशेष। कुछ चीजें सामान्य हैं इसलिए उनको एक श्रेणी में रख दिया गया। दो पैरों से चलने वाले व्यक्ति और चार पैरों से चलने वाले व्यक्ति में कोई अंतर था, इसलिए चार पैरों वालों को अलग कर दिया गया। जो जड़ थे, स्थिर थे, ऊपर बढ़ रहे थे, वो पेड़ थे, पौधे थे, नीचे बढ़ रहे थे, ऊपर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो स्थिर अपनी जगह है, ऊपर नीचे बढ़ते रहे, हम तो मूवमेंट वाले, तो मूवमेंट वालों को अलग कर दिया गया। उनको जड़ कह दिया गया एक को चेतन कह दिया गया। फिर चेतन में भी जो चार पाए थे उनको जानवर कह दिया गया, उनको मनुष्य कह दिया गया। जो मनुष्य थे उनमें भी फिर आया कुछ शारीरिक संगठन के आधार पर, किसी को नारी कह दिया गया, किसी को पुरुष कह दिया गया। वैसे ही और सब जगह नर और मादा की कंसेप्ट हो गया। तो ये जो कंसेप्ट बना, फिर उसमें बिल्ली है, घोड़ा है, हाथी है, ये सारे कंसेप्ट उसी से बने और सबको अलग कर दिया गया ताकि इनको कैलकुलेशन में आसान रहे। इन कैलकुलेशन के लिए सामान्य और विशेष की अवधारणा आई। दूसरा क्या है? सामान्य मेकत्व कर्म, ये का कहीं छूटा हुआ है, शायद इसमें का छूटा हुआ है, आप का बढ़ा लीजिएगा। सामान्यम एकत्व कर्म, ये है उसका है। सामान्य क्या है? एकत्व कर्म, एक करने वाला है।
और विशेषस्तु, विशेषता तू पृथक पृथकत्व करता है, अलग अलग करता है विशेष। सामान्य एक करता है और विशेष पृथक पृथक करता है। तुल्यार्थता ही सामान्य, विशेषस्तु विपर्य, विषर नहीं है, विपर्य है, पा है वहां पर, शा की जगह पा कर दीजिएगा। तुल्यार्थता ही सामान्य, विशेषस्तु विपर्य, यानी विपर्य मतलब अलग अलग करने के लिए आपको विशेष वाला है, और तुल्यार्थता सामान्य से होती है। ये तुल्य है, सामान्य है। तुल्य, तुल्यार्थ मतलब हम कहते हैं समान है, इसलिए हम लोग कहते हैं सामान्य है, ये समान है। ठीक, कैसे, अब इसको समझिए। गेहूं को हमने कहा कि गेहूं है, तो गेहूं को हमने कहा एक बीज है। अब क्योंकि गेहूं और जौ में अंतर था, तो हमने गेहूं को एक साथ कर दिया था। अब गेहूं में भी तो सब विशेष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, होता है ना। लेकिन चूंकि गेहूं में एक तरह का था, एक ही तरह के थे, इसलिए हमने कहा गेहूं सामान्य है। अब इस गेहूं में दूसरा गेहूं लगा मिला दिया गया, तो सामान्य ही तो है, दोनों सामान्य आ गए, तो सामान्य एकत्व बढ़ा देगा, संख्या बढ़ा देगा। अब इसमें ढूंढना मुश्किल होगा कि हमने कौन से गेहूं के दाने को पहले डाला था, अभी डाला है, और पहले कौन सा पड़ा हुआ था। लेकिन यदि इसी गेहूं के दाने में किसी दूसरे चीज का दाना, मान लीजिए अनार का दाना डाल दे, तो उसको आप निकाल सकते हैं, भाई अनार का दाना ऐसा है, ये लाल रंग का होगा, इस तरह होगा, और गेहूं का दाना ऐसा। तो इसलिए विशेष जो है वो पृथकत्व करता है, अलग अलग करता है। उसी तरह 4 पुरुष हैं, एक नारी है, तो 4 पुरुष में 2 पुरुष और ऐड कर देंगे, तो 4 की जगह 6 हो गए। अब इस सामान्य ने संख्या बढ़ा दिया, सामान्य जो एक संख्या पुरुष की पहले 4 थी, अब वो 6 हो गई। लेकिन यदि 4 पुरुष के साथ साथ एक कोई नारी आ जाए, तो वो बढ़ेगी नहीं संख्या, वो 4 पुरुष और एक नारी, तो वो विशेष अलग अलग रहेगा। तो विशेष जो होगा वो दोनों को अलग अलग करता है, ये करता है। ठीक है, अब ये केवल इसका कंसेप्ट केवल यही है कि सब, अब हर आदमी अलग है। जैसे मैंने कहा ना कि सब, हम नीतू जैन अलग हैं, हम अलग हैं, शीतल बासुप्रिया अलग हैं, सैगल जी अलग हैं, सब सारे लोग अलग हैं, सब अपने आप विशेष रूप से हैं। अब उन्हीं में चूंकि एक अवधारणा के रूप में थी कि राम श्याम, देखिए इसमें लिखा हुआ राम श्याम महेश, जो नाम पुरुष के रूप में थे वो नाम एक साथ कर दिए गए और कहा गया कि सामान्य है, ये पुरुष कह दिया गया उनको, जो नारी थे उनको नारी कह दिया गया। अब सामान्य में भी आप अगर आप देखिए, ये अवधारणा देखिए, सामान्य में और करना हो तो जब अभी कहेंगे कि हम पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी हमारी, पृथ्वी की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अंतर होगा ना। पृथ्वी जो हमारी सामान्य होगी और उत्तर प्रदेश हमारा विशेष होगा, क्योंकि पृथ्वी में तो बहुत सी चीजें हैं, तो पृथ्वी सब सामान्य रूप में हो गई। और पृथ्वी में मान लीजिए देशों का नाम आ लीजिए, तो देश, जो भी देश का नाम आएगा वो अलग हो जाएगा, वो विशेष हो जाएगा। तो सामान्य, अगर आप सूर्य की तुलना करें, सूर्य और पृथ्वी तो 2 अलग अलग है। अब जब पृथ्वी की बात आएंगे तो पृथ्वी में 100 रहने वाले हैं, तो 100 देश हैं, तो 100 देशों का अलग अलग हो गया। तो अगर बात करें तो जब पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी सामान्य हो जाएगी और अमेरिका अलग हो जाएगा, भारत अलग हो जाएगा, तो भारत विशेष हो जाएगा। फिर भारत में जब बात करेंगे तो भारत में भी हमारे यहाँ तमाम प्रदेश हैं, तो उनमें जो प्रदेश, भारत एक हो जाएगा सामान्य और उत्तर प्रदेश विशेष हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि आप जो है जयपुर अलग है, तो उत्तर प्रदेश में जयपुर को अलग कर दिया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में मतलब वो इलाहाबाद को, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जयपुर तो राजस्थान में, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जयपुर को अलग कर देंगे। फिर जयपुर में आप कहीं और बात करें तो आप कोई मोहल्ले में आ जाएगा, तो जयपुर सामान्य हो जाएगा और मोहल्ला विशेष हो जाएगा, उसकी विशिष्ट पहचान के कारण। क्योंकि जयपुर जब बात करेंगे तो सामान्य होगा, जयपुर बहुत बड़ा है, कहाँ पर जाना है तो वो बताएंगे आपको, जयपुर में इस मोहल्ले में जाना है, वो मोहल्ला। फिर उस मोहल्ले में भी होगा तो वो कोई, उस नगर में भी, जयपुर में भी कोई एक मोहल्ला बहुत कॉमन होगा, तो उस मोहल्ले में, और जयपुर सामान्य हो जाएगा, मोहल्ला। उस मोहल्ले में किसी घर को ढूंढना हो तो घर विशेष हो जाएगा। ऐसे सामान्य विशेष को कट 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 करते हुए अंत में आप विशेष तक पहुंच सकते हैं।
हमको चिकित्सा में कहा, हमने कहा कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमने कहा चलिए कहाँ पर कहाँ है, अब उन्होंने कहा कि हार्ट में समझ, तो हार्ट, हम शरीर से हार्ट में पहुंच जाएंगे ना, फिर हार्ट में कहा कि हार्ट में कहाँ प्रॉब्लम है, तो उस भाग में पहुंच जाएंगे। उस भाग में क्या प्रॉब्लम है, क्या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है या कोई आर्टरीज की प्रॉब्लम है, तो आर्टरी में पहुंच जाएंगे। ऐसे करते करते ये कट करते हुए हम लोग विशेष की ओर बढ़ते हुए अंत में अंतिम जो विशेष हमको पाना होता है उसको, बॉडी शरीर हमारा सामान्य, उसके अंदर कोई सिस्टम विशेष, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो शरीर बॉडी एक सामान्य, नर्वस सिस्टम विशेष। जब नर्वस सिस्टम में घुस गए तो नर्वस सिस्टम में हमने कहा कि नर्वस सिस्टम में क्या, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, तो हुआ कि ब्रेन, तो ब्रेन हमारा हो गया सामान्य, वो नर्वस सिस्टम हो गया सामान्य और ब्रेन हो गया विशेष। फिर ब्रेन में क्या, हाइपोथैलेमस, तो उनका हाइपोथैलेमस हो गया विशेष और ब्रेन हो गया सामान्य। फिर हाइपोथैलेमस में भी कोई चीज होगी तो वो ढूंढ लेंगे। करते करते हम लोग, ये हमारी सामान्य विशेष की अवधारणा का अर्थ है। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें? सर क्लियर है, क्लियर। सहगल जी, डॉक्टर कोमल जी सर, समझ में आ रहा है सर। जी सर। सहगल जी नहीं ज्वाइन करिए क्या? सहगल जी कहाँ चले गए? ओके सर, ओके, ठीक है। पवन जी बोलिए। हाँ जी सर, आ गया। आप तो पहले हाँ जी पढ़ सर। चुके, वैसे आप तो पहले पढ़ चुके हैं इसको। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये अवधारणाएं हैं सामान्य विशेष की। पृथ्वी को या कोई चीज को जोड़ने के लिए, उसका पैमाना निर्धारित करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये अवधारणाएं आई। ठीक, सापेक्ष अवधारणाएं हैं सब। कोई पहले सामान्य, वही विशेष हो जाएगी, कोई विशेष होगी सामान्य हो जाएगी। हम मानव है, मानव में कौन सा विशेष है, कौन सा सामान्य है? अब बताइए, प्रश्न यहीं पर चिकित्सा का शुरू हो गया। हमारे शरीर के कौन सा भाग सामान्य है, कौन सा भाग हमारा विशेष? कोई एनीवन कौन सा भाग सामान्य है, कौन सा भाग विशेष है? विशेष पहचान, अच्छा आपकी पहचान शीतल बासुप्रिया की पहचान में कैसे कर रहा हूं, बोलिए। मैंने क्या देखा कि नीतू जैन यही है, मैंने क्या देखा कि पवन जी यही है, क्या देखा मैंने सामान्य रूप से, क्या मैंने देखा पहले? सर सबसे पहले तो चेहरा देखते हैं। यस एग्जैक्टली, बस यही चेहरा आपने देखा, तो जो ऊपर का भाग है ये वाला चेहरा, यही हमारा विशेष है, और तो सामान्य है, 2 हाथ है 2 पैर है। इस चेहरे, इसी से पहचान होती है। तो इसीलिए ऊपर वाला भाग विशेष और नीचे वाला भाग सामान्य। ऊपर वाला भाग यांग, नीचे वाला भाग इन, तो जो यांग है वो विशेष है। डॉक्टर कोमल, जो यांग जी है सर। वो विशेष है। जी सर, यांग विशेष। हम सामान्यतः दाहिने हाथ से काम करते हैं, इसलिए दाहिना हाथ हमारा सामान्य, और हम बाएं हाथ से कभी कभी काम करते हैं, बाएं हाथ विशेष। जी ठीक है सर, ये, मैंने आज पढ़ा ना सुबह को जब ये, तो उसमें जब ये था कि यांग जो है वो मतलब विशेष है, तो मुझे लगा कि यांग तो वीक साइड होता है ना, मतलब हम उससे काम कम करते हैं तो वीक हो गया ना वो, तो ये विशेष क्यों हो गया, ये अब समझ में आ गया मुझे ये, हाँ, क्योंकि ना, कभी कभी काम करते। हाँ कभी कभी काम करते हैं उससे। नॉर्मली हम करते हैं जो सामान्यता है, इसी से कहते हैं ना सामान्यता है, तो यह सामान्यता का ये अर्थ होगा, हम सामान्यता दाहिने हाथ से काम करते हैं, सामान्य और ये विशेष। और चाइनीज में इसको यांग कहा गया, लेफ्ट को। ठीक है जी सर।
ये सामान्य विशेष की अवधारणा बहुत लंबा लिखा हुआ है, लेकिन अब ये वाला जानना चाहते बहुत बढ़िया है। इन्होंने ये सारे सामान्य गुण है, लेकिन इन्होंने उनसे वर्गीकरण कर दिया है। ये आप समझ लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। समझा देता हूं इसको। अभी समय है, समय खत्म हो गया क्या? अभी तो है ना, समय खत्म हो गया। अच्छा तो यो आज तो खत्म हो गया, 7 बजे, हम 7:30 सोच रहे हैं। ओके चलिए हम लोग यही तो सोचते हैं। हम लोग इसको आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं, आप लोग बताइए। ताकि समझ आ जाए हमें। हाँ, ये पहला देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें अब आप समझ जाएंगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में समझने में और आसानी होगी। इसलिए सीमेंटिंग यही करनी चाहिए। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा धीमे चल रहे हैं इसको। अभी तक खत्म कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा हमारा रह गया है, हम लोग अगली बार खत्म करके आगे चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तुरंत ही अगले उसमें चले जाएंगे तरफ फिरने। तो हम लोग यहीं पर आज इसको रोकते हैं। और कुल मिलाकर हम लोगों का अर्थ क्या है, हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ज्ञान में वृद्धि करना, और ऐसा हो कि हमको पढ़ना ना पड़े, हमको समझ में आ जाए कि हम क्या जो काम कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं कि सामान्य विशेष गुण है। गुण हमको अपने आप गुण दिखाई देने, जब गुण आपको दिखाई देने लगे, ये जो किताब में लिखा हुआ है, जिस दिन आपको ये दिखाई देने लगे आंखों के सामने, आप मानिए कि आप बहुत अच्छे थेरेपिस्ट हो चुके हैं। जब गुण चल के कहने लगे कि मैं जल हूं और मेरा विषंद मेरा स्वभाव है, तो हमको समझ में आया कि विषंद है, जल है तो विषंद है, जल है तो जोड़ रहा है, जल है तो पराभौतिक रूप से हमको रिलेशनशिप में जोड़ रहा है। वो हमारा मदर फादर, मदर और जो हमारे बच्चों के बीच में संबंध है वो जल की तरह है। ये सब जोड़ने लगे, और जिस दिन समझ में आने लगे तो बोलने लगे। जैसे बोलते नहीं, साइंटिस्ट जब होते हैं तो कहते हैं उनको चीजें दिखने लगती है। तो वो यही विचार है, जो विचार ही तो है वो आपके सारा किताब में आप आंख बंद किया और आपने कहा अरे ये तो कह रहा था मैं विषंद हूँ, और वो कह रहा था मैं तो मृदु हूँ, वो तो कह रहा मैं तो कठिन हूँ, मैं मेरा काम मेरा विचार। जब बोले कि विचार, तो कहें विचार तो वायु के साथ जुड़ा हुआ है, ज्ञानी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको सोचना ना पड़े। ज्ञानी वायु, विचार वायु, विषम जल। जब ये बोलने लगे तब समझिए कि हम लोग धीरे धीरे परिपक्व हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज्ञानी नहीं, ज्ञानी कोई नहीं होता। मान लीजिएगा साइकिल जी, पवन जी, कोई ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञानी होने का कहता है कि मैं ज्ञानी हूं, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। ज्ञानवान केवल एक है, वो हमको सब दे रहा है। हम लोग ज्ञान को, जैसे सागर है उसमें से कोई एक चुल्लू, एक लोटा, कोई एक बड़ा वो एक ड्रम ले आता है, कोई 5 लीटर आता है। देखिए संगम जाते हैं, कोई छोटी वाली में, कोई 1 लीटर में, कोई 2 लीटर में, कोई 5 लीटर में, कोई बड़े वाले उसमें लेता है, 16 kg वाला में लाता है ना। तो सब अपने हिसाब से लाते हैं, सब ज्ञान कर रहे हैं। तो ज्ञान के मार्ग में हम सब लोग बढ़ रहे हैं। और खेमका सर भी हम लोगों से बहुत अधिक ज्ञानी थे, बड़े पायदान पे थे। उनको हमको, अगर उनको हम अंश मात्र भी जान लें तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़े थेरेपिस्ट कहलाएंगे। जितनी किताबें लिख दिया, उतनी किताबों का हम उतनी किताबों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 2-4 किताबें हम लोग जान लें, समझ लें तो बहुत बड़ी बात है। टंग डायग्नोसिस की थेरेपी को हम लोग समझ लें बस, कि जो उनकी थी, तो आप समझ लीजिए हमारा काम चल गया। हमने मानवता की सेवा कर, अगर उतना भी मालूम हो जाए, अंश मात्र भी कह रहे, इसीलिए कह रहा हूं बार बार, तो हम उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को, उन्होंने जो सोचा हुआ है, ईच वन रीच वन, यही कंसेप्ट अगर जान लें तो हमको सब इतने थेरेपिस्ट बनने हैं, इतने ज्ञानी थेरेपिस्ट बनने हैं कि पूरे विश्व में छा जाना है। छा जाएंगे तो ईच वन रीच वन हो जाएंगे। जैसे आप एक जाएंगे और 10 केवल पेशेंट बैठे हों तो आप ईच वन रीच वन हो गया ना। आपकी संख्या गुणाग्रजों, मतलब थेरेपिस्ट की संख्या, अच्छे थेरेपिस्ट की संख्या इतनी बढ़ जाए कि हम एक के अगेंस्ट में केवल 10 हो पेशेंट, तो आप सबको जानेंगे। यही तो रीच वन है। तो वहां तक पहुंचाना है इस थेरेपी को। हम रहें
या न रहे फिर भी हमेशा रहेगी। तो इसलिए उनके अगर सिद्धांतों को उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रखनी है तो मैं बार बार कहता हूं कि कुछ और करिए या ना करिए, उनको मन में रखिए। बाहर आप कहीं नमन करिए या ना करिए, उनको मन में रखिए और उनका जो सिद्धांत है, उनका जो विचार है, उनका जो आदर्श है, उसको ग्रहण करिए और वही ट्रीटमेंट करिए और सिद्धांत वही करिए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों से 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर अभी आते हैं। सर अभी जो ये बुक कौन सी वाली बुक में होगा, जो अभी मैं ये 5 शू के पॉइंट्स कहाँ पे देखने होंगे? वो ट्रीटाइज 1 चैप्टर लिखा रहता है मैडम, आप देखिए पढ़िए तो चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ती नहीं है। बहुत से लोग उसको पढ़ नहीं रहे, दूसरे में जोड़ने लगते हैं। उसको देखिए लिखा हुआ है, आप उसमें हाँ। पहले ग्रुप में लिखा हुआ है चैप्टर, मैसेज में आंसर आता है सर, मैसेज में चैप्टर लिखा है ना। हाँ सर। 5 शू, राइट सर। तो उसको कोई ट्रीटाइज 1 की केवल ट्रीटाइज 1 चल रही है, उसमें किताब एक ही किताब है, वो ट्रीटाइज 1 कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है सर, राइट।